नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, हम आज 26 लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है शोधक पदार्थ। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम शोधक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। शोधक पदार्थ पहले तो कैसे कहते किसे हैं? देखो बच्चों, शोधक पदार्थ जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो कि जल के साथ मिलकर के और वस्त्रों पे से धूल, गंदगी, मैल, दाग, चिकनाई, है ना, इन सभी जो भी चिकनाई, दाग, धूल के कण लग जाते हैं, वस्त्रों के ऊपर गंदगी लग जाती है, वस्त्र जो गंदे हो जाते हैं, वस्त्र की गंदगी को हटा करके वस्त्रों को स्वच्छ, उजला, साफ और चमकदार बनाते हैं। उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं? शोधक पदार्थ कहते हैं, है ना। तो उन्हीं शोधक पदार्थों के बारे में हम इस लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम शोधक पदार्थ क्या है और शोधक पदार्थों के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। शोधक पदार्थ किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शोधक पदार्थों के गुणों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, मैले जो वस्त्र होते हैं, गंदे जो वस्त्र होते हैं, उनकी सफाई और धुलाई करने के लिए पानी के साथ साथ किसी न किसी प्रकार के शोधक पदार्थों की आवश्यकता होती है। किसी साबुन या फिर डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है या सर्फ की आवश्यकता होती है ना। तो वस्त्रों की सतह पर से मैल, गंदगी, धूल के कण, दाग, चिकनाई जब ये जमा हो जाती है तो इन सबको उपयुक्त शोधक पदार्थ और जल की सहायता से वस्त्र से पृथक करके और फिर से वस्त्रों को साफ सुथरा, उजला और दाग से रहित बनाया जाता है और पहनने योग्य बनाया जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? शोधन कहलाती है ना। अब देखो, वस्त्रों के अनुसार और वस्त्रों पर लगी गंदगी के अनुसार ही उपयुक्त शोधक पदार्थों का चयन करना आवश्यक होता है। वस्त्र किस प्रकार के हैं, उस पर लगी हुई गंदगी किस प्रकार की है, उसके आधार पर हम जो है शोधक पदार्थों का उपयोग करते हैं। समझ में आया? इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें कि शोधक पदार्थ ऐसा हो जो कि अधिक सफाई दे परंतु रेशों और वस्त्रों को हानि ना पहुंचाए। बिल्कुल सही है। जब भी हम शोधक पदार्थों का उपयोग करते हैं तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे डिटर्जेंट का उपयोग करना है, ऐसे शोधक पदार्थों का उपयोग करना है जो कि हमारे वस्त्रों के रेशों को नुकसान ना पहुंचाए और हमारे वस्त्रों पे से गंदगी को हटा दे। ठीक है, और हमें अधिक सफाई दे परंतु रेशों और वस्त्रों को हानि ना पहुंचाए। ये शोधक पदार्थ जो होते हैं कई तरह के हो सकते हैं। जैसे शोधक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? विभिन्न शोधक पदार्थों के नाम बताइए, है ना, प्रश्न बनता है। तो शोधक पदार्थ नाम आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। एक शोधक पदार्थ के रूप में हम रीठा का उपयोग भी करते हैं। प्राचीन समय में जो है आंवला, अरीठा, शिकाकाई, इनका उपयोग जो है हम बालों में, है ना, सिर में से गंदगी को हटाने के लिए करते थे, है ना। तो रीठा का उपयोग भी करते हैं हम, चोकर का उपयोग भी करते हैं और समुद्री झाग का उपयोग भी करते हैं, मुल्तानी मिट्टी जिसको कहते हैं, और साबुन का उपयोग भी करते हैं और डिटर्जेंट का उपयोग भी करते हैं, है ना। तो पहले प्राचीन समय में तो हम सिर धोने के लिए मुल्तानी मिट्टी है, आंवला, रीठा, इसी का उपयोग हम करते थे और वस्त्रों को साफ करने के लिए साबुन और डिटर्जेंट का उपयोग करते थे। और पहले मुल्तानी मिट्टी से भी कपड़े धोते थे, हाँ धोते थे, और रीठा से भी धोते थे, है ना। तो सामान्य तौर पर साबुन और डिटर्जेंट जो होते हैं वो तरल साबुन का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है। ज़्यादातर हम किसका उपयोग करते हैं? या तो साबुन का या फिर डिटर्जेंट का उपयोग ज़्यादा करते हैं। सामान्य शब्दों में शोधक पदार्थ क्या होते हैं? देखो, शोधक पदार्थ की परिभाषा ये बता रहा है कि शोधक पदार्थ जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो जल के साथ मिलकर, जिनको जल में मिलाने पर वस्त्रों पर लगी जो भी गंदगी है, मैल है, धूल के कण है, दाग है, चिकनाई है ना, इनको ये दूर करता है और वस्त्रों को स्वच्छ, उजला, साफ और चमकदार बनाते हैं। इन पदार्थों को हम शोधक पदार्थ कहते हैं। समझ में आया? प्रश्न आता है कि शोधक पदार्थ किसे कहते हैं? शोधक पदार्थों को परिभाषित करते हुए श्रीमती एस.पी. सुखिया का ये कहना है कि वस्त्रों को केवल जल से ही धोने से उनकी गंदगी नहीं छूटती है। विशेष करके चिकनाई और पसीने के धब्बे तो बिना डिटर्जेंट और बिना साबुन के नहीं छूटते हैं। और यदि धुलाई में साबुन का अधिक उपयोग किया जाता है तो भी वस्त्र जो है पूर्णतया साफ हो जाता है। धुलाई में साबुन का उपयोग यदि करेंगे पानी के साथ साथ तो हमारा वस्त्र साफ हो जाएगा। और शोधक के प्रयोग से मैल जो होता है वस्त्रों से हट करके और जल में तैरने लगता है। जब हम कपड़े धोते हैं तो जब हम साबुन घिसते हैं कपड़ों के ऊपर और फिर जब उसको मसलते हैं और जब उसको अच्छे से मसलते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें से मैल निकलता है, गंदगी निकलती है ना, और वस्त्र पूर्णतया साफ हो जाता है। फिर उसको जो है साफ पानी से धोकर हम साफ कर लेते हैं। अब वह पायस के रूप में कपड़े के साथ
साथ छोड़ करके और पानी में मिल जाता है। मैल जो होता है, गंदगी जो होती है, वो पानी के साथ मिल जाती है और कपड़े का साथ छोड़ देती है। समझ में आया? अब देखिए, शोधक पदार्थ जो होते हैं अनेक प्रकार के होते हैं। शोधक पदार्थों के प्रकार क्या है? तो वैसे तो अलग अलग प्रकार के होते हैं शोधक पदार्थ, तथा इसी प्रकार अलग अलग तंतुओं से भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं। हमने 11वीं क्लास में पढ़ा है और 7th क्लास में भी पढ़ा है वस्त्रों के बारे में, है ना। वस्त्र जो है अलग अलग प्रकार के रेशों से मिलकर बनते हैं, है ना। और ये अलग अलग जो रेशे होते हैं, कुछ प्राकृतिक रेशे, कुछ कृत्रिम रेशे, है ना, केमिकल्स के द्वारा भी जो है वस्त्रों का निर्माण होता है। तो सभी तंतुओं और उनसे बने वस्त्रों की शोधक संबंधी विशेषताओं में अंतर होता है। यानी कि वस्त्र का रेशा जिस प्रकार का होगा उसके अकॉर्डिंग ही उसके साथ डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है, शोधक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। तो कपड़ों की सफाई के लिए शोधक पदार्थ कैसे होने चाहिए, शोधक पदार्थों में क्या गुण होने चाहिए, किस प्रकार के शोधक पदार्थ होने चाहिए, उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वस्त्रों की सफाई जो अच्छी तरह से कर सके ऐसे शोधक पदार्थ होने चाहिए। किसी भी प्रकार की हानि वस्त्रों को, तंतुओं को ना पहुंचाए ऐसे शोधक पदार्थ होने चाहिए। वस्त्रों की गंदगी को इस प्रकार से दूर कर दे कि वस्त्र को कंगालने या निचोड़ने पर वह जल के साथ निकल जाए, ऐसे शोधक पदार्थ होने चाहिए जिनको यदि हम मसलने के बाद पानी में डालें तो वो गंदगी जो है और वो शोधक पदार्थ जो है पानी के साथ घुल करके और कपड़ों को साफ कर दे, है ना। तो इस प्रकार के जो है शोधक पदार्थ होने चाहिए। ये शोधक पदार्थों की विशेषताएं। प्रश्न आ सकता है कि शोधक पदार्थ किसे कहते हैं, शोधक पदार्थों की विशेषताएं बताइए। तो ये हमारी विशेषताएं, समझ में आया। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं शोधक पदार्थों में साबुन। देखो, साबुन की बात करें तो वस्त्रों की धुलाई करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रचलित शोधक पदार्थ कौन सा है? साबुन ही है। साबुन का ही उपयोग करते हैं वस्त्रों को धोने के लिए। साबुन जो होता है ये वस्त्रों की सतह से आसानी से गंदगी को हटाने में सक्षम होता है। और साबुन जो होता है वसा अम्लों और क्षारों का यौगिक है। साबुन किन से बनता है? एक तो फैटी एसिड से और विभिन्न प्रकार के बेस इसके अंदर मिलाए जाते हैं, क्षार मिलाए जाते हैं और इनसे मिलकर साबुन बनता है। अभी आगे हम इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो वशीय अम्लों के लवण जो होते हैं उनको ही हम साबुन कहते हैं। साबुन किसे कहते हैं? परिभाषा पूछ सकते हैं, साबुन क्या है? तो वशीय अम्लों का जो लवण होता है इसको हम क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। समझ में आ गया? क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं और अम्ल और क्षार मिलकर के लवण बनाते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, है ना। तो हम साबुन किसे कहते हैं? वसीय अम्लों का जो लवण होता है इसी को साबुन कहते हैं। अब देखो, प्राचीन समय में लकड़ी की राख को गर्म पानी में घोल करके वस्त्र धोए जाते थे। पुराने जमाने के अंदर जो हम चूल्हा जलाते थे उससे जो राख बनती थी उस राख को गर्म पानी के अंदर घोला जाता था और फिर वस्त्रों को धोया जाता था। और लकड़ी की इस राख में सोडियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं प्लस नाइट्रेट की उपस्थिति भी पाई जाती है और उसे क्षारीय बना करके शोधक के रूप में जो है वो उपयोग में ली जाती है। इस प्रकार वर्षों पहले अनजाने में लकड़ी की राख और पकाने वाली वसा के मिलने से शोधक पदार्थ का निर्माण हुआ। समझ में आया? तो प्राचीन समय में किस शोधक पदार्थ का उपयोग किया जाता था? लकड़ी की राख का उपयोग किया जाता था। इसको गर्म पानी में घोलकर फिर उनको उसके अंदर वस्त्रों को धोया जाता था। ठीक है। अब देखिए बच्चों, उपयोग के आधार पर साबुन के प्रकार यदि हम देखें, हम साबुन पढ़ रहे हैं तो साबुन के अंदर कई प्रकार के साबुन होते हैं। कपड़े धोने का साबुन होता है, नहाने का साबुन होता है, एंटीबैक्टीरियल साबुन होता है ना, जैसे डेटॉल है ना, और दाढ़ी बनाने के साबुन होते हैं, पारदर्शी साबुन भी होते हैं जैसे पियर्स है ना। तो उपरोक्त सभी साबुनों को आकर्षक बनाने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के सुगंध मिलाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रंग मिलाए जाते हैं जिससे कि ये अट्रैक्टिव लगते हैं, आकर्षित करते हैं कस्टमर को, है ना। और कस्टमर आकर्षित होकर के इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करता है और बाज़ार के अंदर मार्केट में इनकी खरीद ज़्यादा होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि उपयोग के आधार पर साबुन कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के। कपड़े धोने का, नहाने का, एंटीबैक्टीरियल, दाढ़ी बनाने का साबुन और पारदर्शी। रूप या वयन के आधार पर साबुन के प्रकार कितने होते हैं? कितने रूपों में ये पाया जाता है ना, किस किस स्टाइल का होता है? देखो, एक तो साबुन की बट्टी के रूप में पाया जाता है जिसको हम बार भी बोलते हैं। ये ठोस रूप में होता है, चौकोर होता है, आयताकार भी हो सकता है ना, और एग शेप में भी हो सकता है, अंडाकार शेप में भी होता है। और ये बट्टियाँ जो होती है विभिन्न प्रकार के साँचों में ढली होती है, निश्चित इनका वजन होता है, आकार इनका निश्चित होता है और कागज़ में लिपटी हुई होती है, सुंदर इनके ऊपर रैपर्स होते हैं
और जिस पर कंपनी का नाम होता है, साबुन का नाम होता है, इसके दाम होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से पदार्थ मिलाए गए हैं उसके बारे में भी जानकारी होती है। तो ये होती है हमारी साबुन की भट्टी, जिसे हम बार कहते हैं। दूसरा साबुन जो होता है वो जेली के रूप में भी आता है। तो बचा हुआ जो साबुन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जब साबुन बनाते हैं सांचों के अंदर, तो जो सांचों के अंदर फिक्स डिज़ाइन बन जाती है वो तो साबुन के रूप में पैकिंग होकर के बाहर सप्लाई होती है। अब जो टुकड़े बच जाते हैं, जो चूरा बच जाता है, उन टुकड़ों को गर्म पानी में घोल करके और गाढ़ा घोल बना लिया जाता है, उनको बोतलों में भर दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सकता है। इसे साबुन से बचे हुए टुकड़े खराब ना हो और इनको हम बाहर ना फेंकें, ये कहलाती है साबुन की जेली। आया समझ में? तो जेली के रूप में लिक्विड जो पाया जाता है, लिक्विड होता है ना साबुन का, जिसका उपयोग हम करते हैं, है ना, उसमें हम गर्म पानी में कपड़े भिगो सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं हम, है ना। अब होता है साबुन की चिप्पियाँ। ये जो होती है साबुन की चिप्पियाँ जो होती है, ये कम क्षार युक्त होती है। साबुन की पतली पतली फिल्म को छोटे छोटे फ्लैक्स के रूप में तोड़ करके और डिब्बों में पैक किया जाता है और ये नामी कंपनियां इनका निर्माण करती है। साबुन की चिप्पियाँ आती है जिसे हम कहते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं तो इस साबुन का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं। छोटी छोटी पतली पतली सी चिप के रूप में बनी हुई साबुन होती है। ये पतली फिल्म जैसी होती है जिसका उपयोग हम यूज़ एंड थ्रू के लिए करते हैं, है ना। एक बार यूज़ किया और फिर हम उसको फेंक देते हैं, है ना। तो यूज़ एंड थ्रू के रूप में ये उपयोग होता है और कहीं भी सफ़र में जाते हैं तो हम इस प्रकार की साबुन का उपयोग करते हैं और बड़ी बड़ी नामी कंपनियां जो होती है इनका निर्माण करती है। अब देखिए बच्चों, घोल के रूप में भी साबुन पाया जाता है। बाजार के अंदर कई प्रकार के ब्रांड के साबुन जो होते हैं तरल अवस्था में भी पाए जाते हैं। ये थोड़े कम क्षार युक्त होते हैं, है ना। जैसे डेटॉल का पाया जाता है, लिक्विड के रूप में होता है ना, तरल अवस्था में पाया जाता है ना। और अब चलते हैं साबुन का चूर्ण। साबुन का चूर्ण जो होता है, ये साबुन के कई प्रकार के चूर्ण बाजार में उपलब्ध होते हैं। चूर्ण यानी पाउडर, वॉशिंग पाउडर, ये क्षार युक्त होते हैं। जितने भी वॉशिंग पाउडर है सारे क्षार युक्त होते हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट पाया जाता है, सोडियम परबोरेट होता है, इसमें क्षार होते हैं, साबुन मिले होते हैं, है ना। और इनसे वस्त्र शीघ्र ही साफ हो जाते हैं, परंतु तनु व वस्त्रों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, है ना। इनको हमें जो है तनु रूप में उपयोग करना चाहिए। डायरेक्ट इनको कपड़ों के साथ हम जो है नहीं, ज़्यादा मात्रा में इनका उपयोग नहीं कर सकते। आवश्यकता अनुसार ही हमें इनका उपयोग करना चाहिए। ये पाउडर फॉर्म में आते हैं। तो हमने साबुन के प्रकारों के बारे में देखा। हमने देखा कि ठोस अवस्था में पाया जाता है साबुन, भट्टी के रूप में, बार के रूप में, जेली के रूप में भी होता है, साबुन चिप्पियों के रूप में भी होता है, घोल के रूप में भी होता है और साबुन जो होता है चूर्ण के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, साबुन का निर्माण किस प्रकार से होता है। साबुन का निर्माण करने के लिए हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो साबुन का निर्माण करने के लिए हमको सबसे पहले तो वसा की आवश्यकता होती है। देखो, इसमें वसा की आवश्यकता होती है तो वसा दो प्रकार की होती है, एक प्राणिज वसा, एक वनस्पति वसा, है ना। जो हमको प्राणियों से प्राप्त होने वाली फैट होती है उसको प्राणिज वसा कहते हैं और जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली जो वसा होती है उसे हम कहते हैं वनस्पति वसा। इसके अलावा इसके अंदर क्षार भी मिलाए जाते हैं, सोडियम सिलिकेट मिलाया जाता है, स्टार्च पाउडर मिलाया जाता है, फ्रेंच चॉक मिलाई जाती है, नमक मिलाया जाता है, रेजिन मिलाया जाता है। इन सभी पदार्थों को मिला करके साबुन बनाया जाता है। तो हम चलते हैं इसकी विधि की ओर कि किस प्रकार से ये साबुन बनता है। सबसे पहले वसा। वसा को देखिए तो वसा का प्रमुख भाग जो होता है वसीय एसिड और ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरीन जो होता है हमारा वो होता है। साबुन बनाने में दो तरह की वसा का प्रयोग किया जाता है, प्राणिज वसा और वनस्पतिज वसा। प्राणिज वसा जो होती है ये ठोस वसा होती है, ठोस वसा को हम प्राणिज वसा कहते हैं और इसका साबुन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें सभी वसा अम्ल पाए जाते हैं। ये बनावट जो होती है इसकी एक रूपता लिए हुए होती है और ये साबुन जो होते हैं झाग कम देते हैं। प्राणिज वसा जो होती है झाग कम देती है और परंतु वस्त्र इससे अच्छे साफ होते हैं। और लॉर्ड एक महंगी चर्बी है तथा इसका उपयोग केवल नहाने के साबुन में ही किया जाता है। तो ये प्राणियों से प्राप्त होने वाली वसा है। अब आती है वनस्पति वसा। वनस्पति वसा पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, जैसे नारियल से तेल प्राप्त होता है, अलसी से प्राप्त होता है, कपास से प्राप्त होता है, सोयाबीन से प्राप्त होता है, जैतून से प्राप्त होता है, महुआ से तेल प्राप्त होता है, रतन जोत का तेल होता है उससे भी प्राप्त होता है, अरंडी से तेल प्राप्त होता है ना, सरसों से होता है, तिल से होता है। तो ये सभी क्या है, वनस्पतिक वसा है।
और उपरोक्त सभी तेलों का उपयोग से साबुन बनाए जाते हैं। इन सभी तेल का उपयोग जो है साबुन बनाने के लिए किया जाता है। और प्राणिज और वनस्पति वसा मिलाकर के साबुन बनाने में कम खर्च आता है। जब हम इसके अंदर थोड़ा प्राणिज वसा भी मिला देते हैं तो इससे खर्चा कम आता है हमारा। और तेलों की गुणवत्ता और गुणों के आधार पर साबुन बनाने की प्रक्रिया पर कीमत का भी प्रभाव पड़ता है। अब देखिए क्षार को यदि हम देखें तो साबुन निर्माण की प्रक्रिया में कास्टिक सोडा है या कास्टिक पोटाश है, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनका उपयोग किया जाता है साबुन बनाने में। एक तो वनस्पति वसा का उपयोग करते हैं, इसके साथ ही हम कास्टिक सोडे का या फिर कास्टिक पोटाश का उपयोग करते हैं। कास्टिक सोडे से साबुन का निर्माण किया जाता है, जबकि मृदु साबुन के निर्माण के लिए कास्टिक पोटाश का उपयोग करते हैं। देखो, कपड़े धोने का साबुन बनाना है तो कास्टिक सोडे का उपयोग करेंगे, और नहाने का साबुन बनाना है तो कास्टिक पोटाश का उपयोग करते हैं। ठीक है, साधारणतया घरेलू साबुन बनाने में इसका अधिक उपयोग किया जाता। घर के अंदर जब हम साबुन बनाते हैं तो कास्टिक सोडा और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक पोटाश का ही उपयोग ज़्यादा करते हैं। ये क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार। अब देखिए सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट जो है ये भी एक क्षारीय पदार्थ होता है। ये चमकीला होता है, दानेदार होता है, ये ठोस व तरल रूप में पाया जाता है। और सोडियम सिलिकेट उत्तम स्वच्छक है और शोधक गुणों से युक्त होता है, परंतु साबुन बनाते समय निर्धारित मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिए। आगे समझ में कि जब हम साबुन बनाते हैं तो इसका उपयोग हमको निर्धारित मात्रा में ही करना चाहिए, सोडियम सिलिकेट का, है ना। आवश्यकता से ज़्यादा नहीं करना है हमें इसका उपयोग। फिर आता है स्टार्च पाउडर। स्टार्च पाउडर जो होता है पानी के साथ मिलकर के और जेली जैसा एक लसलसा पदार्थ बनाता है। तो साबुन बनाने के अंदर हम मैदा भी मिलाते हैं, थोड़ा अरारोट भी मिलाते हैं, बेसन भी मिलाते हैं, और स्टार्च का उपयोग भी, इन सभी का उपयोग जो है वो स्टार्च के लिए किया जाता है समझ में, क्योंकि इन्हीं में स्टार्च होता है। मैदे में, अरारोट में और बेसन में स्टार्च पाया जाता है, तो इनका उपयोग जो है स्टार्च के लिए किया जाता है। अब देखिए फ्रेंच चॉक या फिर सोप स्टोन। 15 से 20% की मात्रा में फ्रेंच चॉक या फिर नरम प्रकार के संगमरमर के चूर्ण का उपयोग साबुन की मात्रा और वजन में ही वृद्धि करने के लिए किया जाता है। देखो, साबुन की मात्रा बढ़ाने में और वजन बढ़ाने के लिए इसके अंदर फ्रेंच चॉक मिलाई जाती है या सोप स्टोन मिलाया जाता है, और इसमें जो है शोधक और स्वच्छक गुण नहीं पाए जाते हैं, है ना। ये जो फ्रेंच चॉक होती है या सोप स्टोन जो होता है, ये शोधन करने का कार्य नहीं करता, ये तो सिर्फ साबुन का वजन बढ़ाता है ना। हाँ, तो संगमरमर का चूर्ण का भी उपयोग करते हैं इसके अंदर। नरम प्रकार का जो संगमरमर का चूर्ण होता है वो भी डालते हैं साबुन के अंदर, तो उससे साबुन की मात्रा बढ़ जाती है, इसका वजन भी बढ़ जाता है। हालांकि ये शोधन में, कपड़े के शोधन में कार्य में इसका उपयोग नहीं होता है ना, सिर्फ वजन बढ़ाने के लिए डालते हैं। फिर देखिए, साबुन बनाते समय उसमें नमक भी डाला जाता है। तो साबुन निर्माण की प्रक्रिया में जितनी मात्रा में तेल का उपयोग होता है उसके 12.5% के हिसाब से नमक उसमें मिलाया जाता है। आगे समझ में, जितना हम इसके अंदर तेल मिलाएंगे उसका 12.5% हिस्सा जो है नमक उसके अंदर मिलाया जाता है। ठीक है, रेजिन मिलाते हैं इसके अंदर। रेजिन जो होता है, रेजिन में स्वच्छक गुण ज़्यादा नहीं होते हैं। ये भी रेजिन जो होता है ये भी फ्रेंच चॉक की तरह ही होता है, सोप स्टोन की तरह। ये जो है साबुन का मूल्य करने की दृष्टि से साबुन बनाते समय रेजिन इसमें मिलाया जाता है, और रेजिन की अधिक मात्रा जो होती है कपड़े में पीलापन लाती है। समझ में आया? तो रेजिन जो है इसकी अधिक मात्रा यदि साबुन में डाल दी जाती है बनाते समय तो इससे कपड़ा पीला जल्दी होता है, पीलापन उसमें जल्दी आता है। तो ये भी एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का शोधक नहीं है, शोधक के रूप में इसका उपयोग नहीं होता है ना, और इसका उपयोग मूल्य की दृष्टि से किया जाता है। ठीक है, अब आता है साबुन का संगठन। देखो, मुख्यतः वसा और क्षार के भाग होते हैं। ज़्यादातर तो इसमें वसा और क्षार के ही भाग होते हैं, यही दो चीज़ें हैं ज़्यादा इसके अंदर। साबुन के अंदर हमने अभी देखा कि वसा लेंगे, एक तो वनस्पति वसाओं का उपयोग होता है, कभी कभी इसमें प्राणिज वसा भी डाली जाती है, और क्षार विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाते हैं, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के क्षारों के बारे में हमने पढ़ा। सोडियम सिलिकेट, स्टार्च पाउडर, सोप स्टोन, नमक, रेजिन, है ना। अब परंतु जो सोडियम सिलिकेट होता है या सोप स्टोन जो होता है, स्टार्च जो होता है, नमक जो होता है, रेजिन जो होता है, आदि का उपयोग भी साबुन की मात्रा बढ़ाने और ठोस करने और भराव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, धुलाई में साबुन की प्रक्रिया। देखो, वस्त्रों को गीला करके और जब साबुन लगाया जाता है तो वस्त्र की ऊपरी सतह की प्रतिरोधक शक्ति समाप्त हो जाती है।
जिससे साबुन जो होता है वस्त्र पर जमी चिकनाई, मैल, गंदगी को छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और ये कण जो होते हैं पानी में तैरने लगते हैं और फिर पायस के रूप में कपड़ों के साथ ये जो है कपड़ों का साथ छोड़ देते हैं और पानी में मिल करके बाहर निकल जाते हैं और इस प्रकार से वस्त्रों को साफ करते हैं। आया समझ में कि धुलाई में साबुन किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, उपयुक्त और उत्तम साबुन के क्या गुण होने चाहिए। अच्छी और उत्तम क्वालिटी के जो साबुन होते हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, है ना, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है। देखो, उत्तम गुण वाले जो साबुन होते हैं वो जल में जल्दी से घुलते हैं, झाग अधिक देते हैं, है ना, और अधिक क्षार वाले साबुन के उपयोग से वस्त्र पीले पड़ जाते हैं। वस्त्र पीले क्यों पड़ते हैं? जिसमें क्षार की मात्रा ज़्यादा होती है। तो उत्तम गुण वाले साबुन में क्षार और रेजिन ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है। समझ में आया? जो भी आप अच्छी क्वालिटी का साबुन ला रहे हैं उसके अंदर क्षार ज़्यादा नहीं होगा, रेजिन ज़्यादा नहीं होगा, जिससे आपके कपड़े पीले नहीं पड़ेंगे। और उत्तम साबुन जो होता है इसमें 30% जल होता है और 61 से 65% तक वसा अम्ल पाए जाते हैं। और उत्तम गुणों वाला जो साबुन होता है, उत्तम गुणों वाले साबुन त्वचा पर, वस्त्रों पर जब उनको घिसा जाता है तो ये मुलायम होते हैं, है ना, वस्त्रों पर भी मुलायम होते हैं और त्वचा पर भी मुलायम हमें महसूस होते हैं धोते समय। तो इससे हमें कंफर्टेबल रहते हैं हम, है ना, और हमारे हाथ भी खराब नहीं होते। और उत्तम क्वालिटी के जो हम मृदु साबुन और कठोर साबुन में अंतर देख रहे हैं। मृदु साबुन कैसे होते हैं? सॉफ्ट साबुन, और एक होते हैं कठोर साबुन, है ना। मृदु साबुन जो होते हैं ये ठंडी विधि से बने जो साबुन होते हैं मृदु साबुन कहलाते हैं, जबकि गर्म विधि से बने हुए जो साबुन होते हैं उनको हम कठोर साबुन कहते हैं। समझ में आया? एक तो साबुन हम बनाते हैं जिसमें ठंडे पानी के अंदर ही जो है कास्टिक सोडा और सभी प्रकार के रेजिन है या सोप स्टोन है, स्टार्च पाउडर है, सब मिला करके हम बना लेते हैं। तो ये इससे बनने वाले साबुन मृदु होते हैं, जबकि गर्म पानी के अंदर ये सभी पदार्थ मिलाकर जब बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है? कठोर साबुन कहलाता है। मृदु साबुन जो होता है जल में शीघ्रता से घुलता है ना, कपड़े धोने में ईजी लगता है हमको। और कठोर साबुन जो होता है ये रगड़ते जाओ साबुन को कपड़ों पर तो झाग नहीं आते, बड़े मुश्किल से आते हैं, है ना। और मृदु साबुन अधिक झाग देता है, जबकि कठोर साबुन जो होते हैं कम झाग देते हैं और ज़्यादा रगड़ने पर झाग उत्पन्न होते हैं। मृदु साबुन जो होते हैं इसमें कास्टिक पोटाश, हल्के क्षार और हल्की वसा पाई जाती है ना। और जबकि इसके अंदर कास्टिक सोडा, कठोर वसा और तीव्र क्षार पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसीलिए ये कठोर होते हैं और इनसे जो है कपड़ा पीला भी पड़ता है। और इस तरह के जो साबुन होते हैं, मृदु साबुन जो होते हैं, इनके उपयोग से कम साबुन, कम समय और कम श्रम व्यय होता है। कम समय के अंदर हम अच्छे और ज़्यादा मात्रा में कपड़े धो सकते हैं और ये एलर्जेटिक भी नहीं होते हैं, हमारे हाथों में किसी प्रकार की एलर्जी भी नहीं करते। और इससे समय भी कम लगता है, श्रम भी बचता है और साबुन भी कम खर्च होता है। जबकि इसके अंदर साबुन भी ज़्यादा खर्च होता है, समय भी ज़्यादा लगता है और श्रम भी ज़्यादा लगता है, मेहनत भी ज़्यादा लगती है, खूब रगड़ना पड़ता है जब झाग आते हैं, है ना। और जो मृदु साबुन होते हैं ये मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और विशेष देखभाल वाले जो हमारे वस्त्र हैं उनके लिए, जैसे पतले कपड़े हैं, ऊनी कपड़े हैं, रेशमी कपड़े हैं, उनको धोने के लिए हमें जो है मृदु साबुन का ही उपयोग करना चाहिए। और कठोर साबुन जो है ये मोटे खुरदरे वस्त्रों की धुलाई के लिए उपयुक्त और उत्तम होते हैं। तो प्रश्न आपके आता है मृदु और कठोर साबुन के अंदर अंतर बताइए। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसके अंदर। शोधक पदार्थ किसे कहते हैं? शोधक पदार्थ की विशेषताएं बताइए, है ना। उपयोग के आधार पर साबुन कितने प्रकार का होता है, साबुन के प्रकार बताए। फिर उसके बाद साबुन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है वो देखा हमने। और मृदु साबुन और कठोर साबुन के बीच में अंतर भी देखा। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा।